हाय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी के भारत में पहले सत्याग्रह के बारे में। तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह क्या है जानते हैं। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह चंपारण में किया था। कब किया था? चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया था। अब इन्हें चंपारण सत्याग्रह की जानकारी कहाँ से हुई? गांधी जी जब 1916 में लखनऊ के कांग्रेस के अधिवेशन में जाते हैं तो वहां उन्हें राजकुमार शुक्ल मिलते हैं। राजकुमार शुक्ल जो चंपारण के बेतिया के रहने वाले होते हैं, वो गांधी जी से मिलते हैं और गांधी जी को सारी बात बताते हैं कि कैसे अंग्रेजों के द्वारा नील की खेती करने वाले किसानों पर जुल्म ढाया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। गांधी जी इसमें उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। लखनऊ अधिवेशन में ब्रजकिशोर प्रसाद के द्वारा भी नील की खेती करने वाले किसानों की समस्या को रखा जाता है। गांधी जी राजकुमार शुक्ल से यह कहते हैं कि ठीक है, मैं देखूंगा, मैं पता करूंगा कि ये समस्या क्या है, फिर मैं सोचूंगा, मैं आऊंगा। ऐसे कहकर टाल मटोल करते हैं, लेकिन राजकुमार शुक्ल जो बिल्कुल दृढ़ निश्चयी थे कि नहीं, मुझे अपने प्रांत के लोगों का, मुझे चंपारण के लोगों को इस शोषण से बचाना है, वो गांधी जी के पीछे चल पड़ते हैं। और गांधी जी जहां जहां जाते हैं वो वहां वहां जाते हैं, यहाँ तक कि वो साबरमती आश्रम भी पहुंच जाते हैं। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैंने तो लखनऊ अधिवेशन से पहले कभी चंपारण का नाम भी नहीं सुना था, मैं जानता भी नहीं था। वहां पे मैंने जाना, लेकिन राजकुमार शुक्ल का जो पैशन था मेरे प्रति, वो देखकर मैं दंग रह गया। उन्होंने मेरा पीछा तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि मैं चंपारण जाने के लिए रेडी नहीं हो गया। मैंने तारीख नहीं तय कर दी। आखिर तारीख तय हो जाती है और राजकुमार शुक्ल उन्हें अपने साथ लेकर बिहार की यात्रा पे चले आते हैं। गांधी जी पटना आते हैं। पटना आते हैं तो उनकी मुलाकात राजेंद्र प्रसाद से होती है, जेबी कृपलानी से होती है, अनुग्रह नारायण सिंह से होती है। इन सभी लोगों से उनकी दोस्ती होती है जो जीवन पर्यंत रहती है। गांधी जी चंपारण के लिए चलते हैं। गांधी जी अपनी यात्रा शुरू करते हैं, चंपारण के लिए कूच करते हैं। वहां उनका स्वागत करने के लिए लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वहां के कमिश्नर द्वारा यह आदेश दिया जाता है गांधी जी को कि नहीं, आप यहाँ नहीं आ सकते, आप इस तरह सरकार के किसी काम का आप नहीं देख सकते। गांधी जी बोलते हैं कि क्या मैं अपने ही देश में किसी से मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं कि मैं कहाँ आ सकता हूँ, नहीं आ सकता हूँ। गांधी जी अवमानना करते हैं, सरकार की बातों को नहीं मानते हैं और वो बोलते हैं कि मैं यहाँ आऊँगा, किसानों की समस्या को सुनूंगा, समझूंगा और जो मुझे तरीका सही लगेगा उस तरीके से मैं प्रतिरोध करूंगा। आप मेरी अवमानना के लिए मुझे जो सजा देना चाहे दे सकते हैं। गांधी जी पे केस दर्ज किया जाता है। गांधी जी कोर्ट जाते हैं और अपनी बातों को फिर से दोहराते हैं। गांधी जी कोर्ट में जाते हैं और इधर अपने साथियों से कह कर जाते हैं कि अगर मुझे जेल हो जाता है तो मेरी अनुपस्थिति में ब्रजकिशोर प्रसाद की अगुवाई में यह काम जारी किया जाए। वहाँ स्थिति को देखते हुए जो जज होते हैं वो यह समझ लेते हैं कि इनको बंदी बनाना अच्छा नहीं रहेगा, तो उन्हें छोड़ दिया जाता है। गांधी जी आते हैं और अपने सभी साथियों के साथ मिलकर एक कमेटी बनाई जाती है। इस पे राय किया जाता है कि इस काम को कैसे किया जाए। तो गांव-गांव जाकर किसानों की समस्या को सुना जाता है, उसे लिखा जाता है। इस काम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर कृपलानी जी से लेकर सभी उनकी मदद करते हैं। कुछ स्वयं सेवक आते हैं वहां से। लेकिन गांधी जी की एक खासियत थी कि वो किसी भी काम के लिए ऐसे ही नहीं उतर पड़ते थे मैदान में, उसकी बारीकियों की जांच करते थे। वो चाहते थे कि मुझे एक सही जानकारी मिले इसके बारे में कि असल में समस्या है क्या। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ एक पक्ष को सुनते थे, वो सरकार के भी पक्ष को उतने ही ध्यान से देखते थे और जनता के भी पक्ष को। चंपारण में भी यही हुआ।
वो गांव-गांव जाते थे और उनके बयानों को दर्ज किया जाता था। गांधी जी इस बात का विशेष ख्याल रखते थे कि उन किसानों के बयान नहीं दर्ज किए जाते थे जो किसान बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहते थे या फिर जो उग्र वेश में बोलते थे। इसकी प्रशंसा एक ब्रिटिश अधिकारी ने भी की। उन्होंने कहा कि गांधी जी बहुत ही पारदर्शी तरीके से बयानों को ले रहे हैं, वो ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं जिससे हम उन्हें बोले कि उनका काम जो है वो अनुचित है। इस प्रकार गांधी जी के पास उम्मीद से ज़्यादा 8,000 10,000 के करीब बयान जो है वो दर्ज हो जाते हैं। अब हम समझते हैं कि चंपारण की जो समस्या थी वो समस्या थी क्या। लगभग 1917 से 100 साल पहले से वहां पे नील खेती कराई जाती थी, नील की खेती कराई जाती थी। और नील की खेती अंग्रेज किसानों को उसी खेत पर करने के लिए बोलते थे जो उपजाऊ भूमि होती थी। बेचारे किसानों को अपने खाने वाले अनाज छोड़कर नील की खेती करनी पड़ती थी और उसके बदले में उन्हें बहुत कम पैसा दिया जाता था। जो नील का जो पेड़ होता है उसकी जड़ें इतनी ज़्यादा लंबी होती हैं कि उन्हें अगर एक जगह किसी जगह पे बो दिया जाए तो वो उस भूमि को अनुपजाऊ बना देती है, इसलिए किसान उसे करना नहीं चाहते थे। लेकिन अंग्रेजों ने ज़बरदस्ती उन किसानों से नील की खेती करवाते थे और वो भी 3 कठिया प्रणाली के तहत। अब ये 3 कठिया प्रणाली क्या है? 3 कठिया प्रणाली का मतलब होता है कि 20 कट्ठे में से आपको 3 कट्ठे पे, जो आपकी सबसे उपजाऊ भूमि है, उस पे आपको नील की खेती करनी होती है। कितने पे करनी होती है? 3 कट्ठे में। 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में। किसानों के लिए ये बड़ी दुविधा वाली बात होती है, वो कुछ कर नहीं सकते, क्या करें। समस्या यह आती है कि 19वीं सदी के शुरुआत से ही कृत्रिम रंगों का आविष्कार हो जाता है, तो नील का जो मांग होता है वो कम हो जाता है। लेकिन अंग्रेजों ने तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बना रखी थी, उनके खर्चे उन्हें वसूलने थे। तो अंग्रेज बड़ी चालाकी से क्या करते हैं कि अपने जो 19वीं शताब्दी के आरंभ में ही कृत्रिम रंगों का आविष्कार हो जाता है। अब नील की मांग घट जाती है। इंग्लैंड में अंग्रेजों ने बड़ी बड़ी कंपनियां बना रखी थी, उनकी कंपनियां घाटे में चलने लगती हैं। तो अपने घाटे की भरपाई के लिए वो किसानों से बोलते हैं कि ठीक है, अगर आप नील की खेती नहीं करना चाहते तो आप नहीं करें, लेकिन उन पे एक भारी भरकम कर को लाद दिया जाता है जो किसानों के लिए उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सब यही समस्या होती है असल में। गांधी जी चंपारण में आ गए रहते हैं। गांधी जी के समक्ष किसानों के बयान दर्ज हो गए होते हैं। गांधी जी अब अपनी बातों को लेकर सरकार के सामने जाते हैं। सरकार उनकी बातों पर बोलती है कि हाँ ठीक है, हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अंग्रेज भी जो थे वो इस नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे, लेकिन वो चाहते थे कि उन्हें जो घाटा हो रहा है वो हम किसानों से वसूल कर लें। गांधी जी बोलते हैं कि नहीं, देखिए आप जो कर रहे हैं ये ज्यादती है और सही में किसान बहुत दुखी हैं, इसका कुछ निवारण किया जाए। फिर सरकार की तरफ से गवर्नर एटे जो होते हैं वो जांच समिति बनाते हैं जिसके अध्यक्ष होते हैं सर फ्रैंक स्लाई। इसमें गांधी जी को भी सदस्य बनाया जाता है। गांधी जी सदस्य बनने से पहले यह बात साफ कर देते हैं कि मुझ पे किसी भी तरह का सरकार के द्वारा दबाव नहीं बनाया जाएगा। मैं किसानों का हिमायती हूँ, मैं उनकी तरफ से पक्ष रख रहा हूँ। सरकार की तरफ से बोला जाता है कि ठीक है, आप अपने पक्ष को रखिए। गांधी जी जब समिति के सदस्य बनते हैं तो वो ये बात सरकार को क्लियर करते हैं कि मैं सदस्य बन रहा हूँ तो मुझ पे सरकार के द्वारा कोई भी दबाव नहीं डाला जाएगा। मैं किसानों का हिमायती हूँ, मैं उनकी तरफ से उनकी बात रखूँगा। फिर सरकार और गांधी जी के बीच बातचीत होती है और इस नतीजे पे पहुंचा जाता है कि इस 3 कठिया प्रणाली को बंद कर दिया जाएगा और पहले जो भी कर लिए गए हैं उनमें से 25% कर किसानों को वापस दे दिए जाएंगे। इस तरह से गांधी जी ने भारत में अपने पहले सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया।
एक शंखनाद फूंक दिया सत्याग्रह का। इसी चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी जब गांव में जाते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, तो वो देखते हैं, स्त्रियों से बात करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि कैसे यहाँ की स्त्रियां जो हैं वो 2 जोड़ी कपड़ों के लिए उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। गांधी जी इसी दौरान यह निश्चित करते हैं कि अब मैं आगे के अपने जीवन में सिर्फ एक कपड़े पर गुजर बसर करूंगा, और हम देखते हैं कि गांधी जी सिर्फ एक धोती में आगे की जीवन यात्रा को कंप्लीट करते हैं। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह तो किया ही, साथ ही वहां पे उन्होंने जो गरीब किसान थे उनको स्वच्छता का पाठ पढ़ाया, खुद झाड़ू लगाया। उनके जो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।